हाँ, और क्या है मनी? नीड को पूरा कर सकते हैं। चलिए एक एक करके आप लोग की बात करते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ नीड, नीड को फुलफिल करना, और है इसेंशियल फॉर, इसेंशियल फॉर ट्रेड। ट्रेड तो बाद की बात है, सबसे पहले मतलब कि सरवाइव करने के लिए आप जो कह रहे हैं। और बाई और सेल, बाई और सेल, एनी फर्दर है पेमेंट्स करना जो है। एनी अदर व्यू, एनी अदर व्यू। हाँ वो हो गया, वो पेमेंट में ही आ गया। और कोई? चलिए, मनी जो है इसके विषय में बोला जाता है, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी इज व्हाट मनी डज, पैसा वही है जो पैसा करता है। मतलब ये इट इज फर्स्ट, इट इज व्हाट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। एक्सचेंज किसको बोलते हैं? विनिमय को। विनिमय मतलब कि जैसे कि पहले एक बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम जो होता था वो दरअसल आपका क्या था, सी इज इक्वल टू सी, मतलब कि कॉमोडिटी, कॉमोडिटीज के बदले में आपको कॉमोडिटीज जो है ये इसमें चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास अगर 1 केजी व्हीट है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास 1 केजी मेज है, मक्का है ना। तो गेहूं के बदले में वो क्या किया, मक्का जो है वो बदल दिया, एक्सचेंज कर दिया। तो ये बार्टर सिस्टम है। अब इस बार्टर सिस्टम का लिमिटेशन क्या था? जैसे ये बहुत अच्छा चल रहा है, आपके पास कोई सामान है, वो हमने दिया और आपके बदले में हमने एक और सामान। इसमें एक सबसे बड़ी जो समस्या इस बार्टर सिस्टम में आ रही थी कि ठीक है आपको तो चाहिए, मक्के की जरूरत है, हमको गेहूं की जरूरत अभी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या है कि एक समस्या ये आती थी कि डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट, है ना। मतलब कि एक ऐसा, एक महज संयोग की बात है कि दोनों लोगों को सामान की जरूरत है। अगर ऐसी परिस्थिति हो, मान लीजिए कि अब आप जो है ये कह रहे हैं कि कुछ आप ये लैपटॉप है, लैपटॉप ले लीजिए, इसके बदले में हम आपको कैमरा दे देंगे, ठीक है। अब इसमें दो बातें आती हैं कि एक तो लैपटॉप जो है हमको कैमरे की जरूरत है, ये जरूरी नहीं है कि आपको लैपटॉप की भी जरूरत, समझ में आ रहा है। तो एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है इस बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा लिमिटेशन जो है ये यही होता है। जैसे आप ट्रेड व्यापार भी कर रहे हैं, जैसे आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़िएगा कि स्पाइस आइलैंड वगैरह कहा जाता था, मसाला जो है। तो अब स्पाइस आइलैंड, इन मसालों की जरूरत वहां क्यों थी? क्योंकि वो ठंडे प्रदेश थे। तो ठंडे प्रदेश थे और आप जान ही रहे हैं कि भाई गरम मसाला या फिर जो भी ये स्पाइसेस को या और भी मेडिसिनल पर्पज से हम लोग के यहाँ जो इस्तेमाल होता था अधिकांश वहां पे किस पर्पज से, मेडिसिनल पर्पज से होता था, है ना। या और भी जो चिकित्सा पद्धति थी जैसे आयुर्वेद वगैरह ये, तब इसको ये ट्रेड के लिए एक डबल कोइंसिडेंस की इसकी वहां जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे आप ये चंपारण के विषय में जैसे इंडिगो प्लांटेशन जो हो रहा है, इंडिगो की जरूरत यहाँ पे थी कि वहां जरूरत थी? वहां ज्यादा जरूरी, टेक्सटाइल वगैरह। तो यहाँ कंपलसरी कर दिया गया कि नहीं आपको ये, तो ये इसी तरह ये जो बार्टर सिस्टम है इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या था
कि कमोडिटी के बदले में कमोडिटी तो आप दे रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि दोनों को जरूरत चाहिए। दूसरी बात और क्या इसमें समस्या है कि एक डिफर्ड पेमेंट, जो सबसे बड़ी समस्या है। डिफर्ड पेमेंट का मतलब हो गया कि फ्यूचर में, भविष्य में जो अगर आपको कोई पेमेंट करना है तो इसका जो है ये डिफर्ड पेमेंट में ये हमेशा इसमें मुश्किल आती है। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि किसी एक साल जो है गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा है, खपत उसकी कम हो, तो अब जाहिर सी बात है कि अगर सप्लाई जरूरत से बहुत ज्यादा हो गया तो उसका प्राइस क्या हो गया, उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो अब प्राइस कम हो जाएगा। अब आप कहिए कि फिर कि इस साल जो आप हमसे 5 केजी 10 केजी जो भी आप गेहूं चाहो आप ले लो, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। अब उससे आप ज्यादा वैल्यूएबल गुड्स अगर आप ये खरीद रहे हैं तो ये मुश्किल होगा। और दूसरी बात की भविष्य में ये क्या हो रहा है, मतलब डिफर्ड पेमेंट अगर है, अगले साल मान लीजिए कि क्राइसिस हो जाए और गेहूं का उत्पादन नहीं हो, तो दूसरी बात है कि स्टोरेज में प्रॉब्लम आता है। जैसे कि स्टोर वैल्यू जो है, स्टोर वैल्यू, ये इसमें समस्या आती थी। उसका जब वैल्यूएशन जब हम लोग करते थे, आप ठीक है गुड्स के तौर पे तो आप संभाल के रख रहे हैं, जैसे गेहूं को आप संभाल के रख दिए, वेयर हाउस में आप संभाल के रख दिए, या इसको भी अन्न कोई भी है उसको भी कितना एक सीजन, क्योंकि वेयर हाउसिंग जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है ना, इसलिए उसका खपत, जैसे कि इसको भी कहा जाता था ना कि जो भी आप अर्जित कीजिए संग्रह के लिए, कई जगह इसका स्पिरिचुअल एंगल में भी एक बताया जाता है कि अगर आप चीजों को संग्रह कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि तीन ही गति ना होती है, या तो आप उसको डोनेट कर लीजिए, मतलब किसी भी चीज को उसको ना कि दान कर देना। दूसरा क्या है कि आप उसको कंज्यूम कर लीजिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। और तो कोई चौथा जो इसमें भी एग्जैक्टली वही चीज है कि आप अगर कृषि उत्पादन कर रहे हैं तो अन्न है, कृषि को प्राइमरी एक्टिविटी माना गया और कृषि को सबसे सुपीरियर एक्टिविटी भी माना गया। एक समय में लैंड, या फिर आप देखिएगा जैसे आप जितना पर्यावरण वातावरण आप सब अगर देखिए तो किस पे वो निर्भर करता है, कृषि या एग्रीकल्चर। और इसके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कृषि के साथ, कि आप जो अन्न है इसको आप कई वर्षों तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो हर सीजन में अगर एक इस साल आप उत्पादन किए तो अधिक से अधिक आप क्या कीजिएगा, आप खपत कीजिए, नहीं तो आप उसका व्यापार कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई चावल अगर इस सीजन में आप अगर मान लीजिए कि उसको उगाइए तो अगले 10 साल तक वही चावल आप नहीं, फिर अगले सीजन में क्या हो जाएगा, 1 या 2 सीजन, तो जो भंडारण की भी समस्या आती थी पहले, है ना। तो एक दूसरी बात की ये तो आपका हो गया कि फिजिकली हमको उसको रखने में समस्या है। इसका मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू क्या हो सकता है, अगले साल जो है मानसून नहीं आया या अकाल पड़ गया या नहीं हुई कृषि उस स्तर पे, तो आप जो ये जो स्टोरेज किए हुए हैं इसको स्टोरेज में भी समस्या है, और उसका मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यूएशन है, ये भी एक समस्या जो है बार्टर सिस्टम में। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी साल जो है गेहूं का उत्पादन जो है बहुत कम हो गया, आप फूड तो आप कंज्यूम करेंगे, तो अब उसका रिप्लेसमेंट, व्हीट का रिप्लेसमेंट क्या मक्का हो सकता है, तो मक्का से जो है लोग गेहूं कम खाना शुरू करेगा, मिलेट्स जो है मतलब मेज जो है वो शुरू कर दिया, ठीक है, या फिर चावल जो है या और भी कुछ। लेकिन आप जो है जैसे कि फिर इसके बाद से क्या लाया लोग, तो मेटल करेंसी लोग लेते हैं। क्या इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं एक लंबी अवधि तक, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या आ गई मेटल में कि इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक फेस वैल्यू होती है। जैसे जो आपका कॉइन अगर मान लीजिए कि उसको सोना का हम सिक्का बना दें और ये कहते हैं कि यही 10 रुपए का सिक्का है, अब उसकी जो वैल्यू है मॉनेटरी टर्म्स में वो क्या है, 10 रुपया। लेकिन जो उसका वजन या फिर गोल्ड, गोल्ड की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उसमें अंतर नहीं है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू इसके फेस वैल्यू से ज्यादा है। 10 रुपए का थोड़ा ही होगा, लिख रहा है 10 रुपए का वो सिक्का, अगर आप पुराना देखिएगा ब्रिटिश टाइम, उसकी क्या अहमियत होगी, 10 ग्राम जो है गोल्ड, उसकी वैल्यू आप देख लीजिए समवेयर अराउंड 55 to 60,000 के करीब है। तो अगर 60,000 रुपए का उसका अपना, अगर इस मॉनेटरी टर्म्स को हम देखें
तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसके फेस वैल्यू से ज्यादा है। तो इसमें आप स्टोर तो कर सकते थे ये सब, लेकिन इसमें क्या है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ज्यादा है। तो इन दोनों सिस्टम में समस्या आपको समझ में आ गया कि रिस्टोर करने में इसमें, दूसरी बात की एक्सचेंज करने में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट चाहिए कि हमको अगर गेहूं आप दे रहे हैं तो उसी समय आपको जो है मक्का, इसकी भी जरूरत है। हम अगर आपको लैपटॉप दे रहे हैं उसके बदले में आप हमको कैमरा दे रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए, कैमरा चाहिए, आपको भी लैपटॉप की जरूरत हो तभी तो एक्सचेंज होगा ना। यहाँ जो है ये समस्या जो है इसमें आए। तो मनी जो है बेसिकली वो क्या हो गया आपका, इट इज ए मीडियम ऑफ, मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक कमोडिटी है उसका हम क्या किया, हमने एक प्राइस जो है वो फिक्स कर लिया। तो एक एक्सचेंज जो है ये मनी जो है, और क्या करता है ये। तो अब एक हो गया सबसे पहले आपका कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्या हो गया, स्टोर वैल्यू, है ना। तीसरा क्या हो गया, डेफर्ड पेमेंट। ये आप जो है ये कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये इसका एक फंक्शन। डेफर्ड पेमेंट का क्या मतलब हो गया, फ्यूचर में, है ना। मतलब कि फ्यूचर में ये पेमेंट हम कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें ये व्यवस्था रहती है कि भाई सब जब आप रिटायर कीजिएगा तो रिटायरमेंट के बाद आपको जो मान लीजिए कि हम जो है कोई एक अमाउंट दे रहे हैं समवेयर अराउंड 50 लाख, ये एक क्या हुआ कि डेफर्ड पेमेंट, कि हम आपको जो है फ्यूचर में इतना 50 लाख रुपीज हम आपको ये देंगे। आप आश्वस्त हो सकते हैं, अगर हम इसको करेंसी टर्म्स में बात कर रहे हैं, अगर हम मनी के तौर पर हम आपको ये कहें कि आपको 60 साल के बाद आपको हम जो है 200 क्विंटल गेहूं दे देंगे। दो ऑप्शन है, अब सोचिए। हाँ, अब इसमें क्या है, एक हमेशा एक ये रिस्क रहेगा कि ठीक है, नहीं वो रहेगा, स्टोर करेंगे क्या करेंगे, इसकी मार्केट वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इनफैक्ट मनी के साथ एक और क्या प्लस पॉइंट होता है, ये एक लिक्विड एसेट, कैश जिसको कहते हैं, है ना, कैश के रूप में। लिक्विड एसेट का क्या मतलब होता है, हुँ? तीन आप लोग पढ़े भी होंगे साइंस में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो लिक्विड है कि यहां से आप दोनों तरफ जो है क्या कर सकते हैं, फॉर्म जो है ये चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। जैसे लिक्विड अगर पानी है उसको आप टेम्परेचर कम कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड में हो जाएगा। और सॉलिड है उससे लिक्विड, और यहाँ पे टेम्परेचर हाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो गैस हो जाएगा। और आप पढ़े भी होंगे कि जो इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंसेज है वो बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। जैसे उसको एग्जैक्टली मनी भी वही चीज है। इसमें क्या है, मनी से सॉलिड, सॉलिड का मतलब ये क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। तो इसका क्या एक और यहाँ पे क्या हो गया कि इजिली कन्वर्टेबल, मतलब इसका कन्वर्शन आसानी से हो सकता है। जैसे कि आप फिक्स्ड एसेट्स बना सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स मतलब लैंड, है ना, बिल्डिंग्स, है ना, या कोई भी। इसके बाद से अब है कि ये गैस मतलब क्या हो गया, जिसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस बढ़ गया, उसमें क्या है एक दूसरे से, हाँ वही जो आप लोग साइंस में पढ़े हुए एग्जैक्टली वही थी। हाँ, अब इसमें क्या है, आप जो इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी आइडिया में, अब आइडिया भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है जमीन पे, मतलब कहाँ है अभी, गैसियस फॉर्म में है, मतलब आपके आइडिया में, दिमाग में, कि भाई भविष्य में हमको ये करना है, ये हम करे हैं, ये प्लान कर रहे हैं। इवन उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप एक प्लान करके और उस आइडिया में भी आप एक्सचेंज। तो मनी के साथ सबसे बड़ी ये क्या हो गई, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो नहीं है, स्टोर वैल्यू है।
डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट आप कर सकते हैं, कन्वर्टेबल है ना, रीस्टोर है, और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है बताइए। जैसे गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब होता है कि अंतर्निहित है उसका जो, हाँ हाँ, गोल्ड का अपना भी वैल्यू होता है, जैसे कि इसमें क्या वैल्यू है, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्यों? एक जैसे कि मान लीजिए कि आप ऐसे समझिए, एक 2000 का तो नोट अब नहीं है ना, हाँ 500 का जो करेंसी है, इसको प्रिंट करने में कितना कॉस्ट आता होगा, 500 रुपया आता होगा। हाँ हाँ, नहीं पॉइंट्स पे भी नहीं बात कर रहा, हम इस पे बात कर रहे हैं, 500 रुपए का जो नोट है उसको प्रिंट करने में क्या कॉस्ट आता होगा। चलिए मतलब किसी भी एक सामान्य स्तर पे 10 रुपए, ठीक है, तो अब है कि उसकी जो वैल्यू है, तो 10 रुपया उसको प्रिंट करने के लिए, लेकिन उसकी वैल्यू तो 500 है, तो कहाँ उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आप जो कह रहे हैं कि, चलिए अब और इसी पे आ जाइए, 5 रुपए का भी नोट आता है, 10 रुपए का भी, तो उसका तो कॉस्ट इससे ज्यादा हो गया फिर, अगर हम 10 रुपए पे ही अगर एग्रीमेंट मान लें, तो 10 रुपए के भी नोट के प्रिंटिंग कॉस्ट जो उतना ही आएगा। सोचे समझे थोड़ा सा क्या आप कहना चाह रहे हैं, कि वैल्यू जो आप कह रहे हैं उसका, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, अपनी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो नहीं होती है, क्यों? क्योंकि इसमें ये क्या होता है, इसमें ये बोला ही जाता है कि आई प्रॉमिस टू पे बियरर टू सम ऑफ अमाउंट, है ना, और क्या, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये रहता है उस पर, और क्या लिखा रहेगा, आरबीआई। क्या आपने देखा होगा नोट पे, ये कोई नई चीज हम नहीं बता रहे, इसमें क्या है, आई प्रॉमिस टू पे बियर, है ना, टू सम ऑफ, ये जो भी अमाउंट है, तो अब इसमें ये है कि ये अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो गई, ये अथॉरिटी हो गई, इसलिए ये क्या हो गया, लीगल टेंडर, है ना, अथॉरिटी, और इसी को बोलते हैं फिएट मनी, फिएट मनी कहिए या फिर फिएट करेंसी, समझ में आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं, तो अब इसमें क्या है, ये आई प्रॉमिस टू पे बियरर, बियरर का मतलब ये हो गया है, जो धारण करता है, मतलब कि ये ट्रांसफरेबल है कि नहीं, ट्रांसफरेबल है कि नहीं, ट्रांसफरेबल का क्या मतलब है, जिसके पास चला जाए, उस जैसे कि 50 रुपए का नोट आपके पास है, गलती से मेरे पास आ गया तो वो मेरा हो गया, जो भी बियर कर रहा है ना, उस पे कहीं है, लेकिन व्हाट अबाउट अदर एसेट्स, आपके नाम का अगर मान लीजिए कार है, आपके नाम का अगर बाइक है, आपके नाम का रजिस्ट्रेशन का लैंड है, हम उसको बियर नहीं कर सकते हैं, बियर नहीं, वो ट्रांसफरेबल, जब तक आप ट्रांसफर नहीं कीजिएगा, तो यहाँ क्या है, ट्रांसफरेबल नहीं है, जैसे कि चेक, अगर चेक बुक अगर है ना, तो अब आपका अगर अकाउंट है, आपका अगर चेक बुक है ना, आपने उस पर मान लीजिए, और उस पर भी अगर आपने क्या किया, कि जैसे कि वो चेक पे आप जानते हैं कि क्रॉस कर दिया अगर साइन से, तो उसमें क्या है कि वो अकाउंट पे ही है, जिसका अकाउंट है, उसके बाद बाकी लोग के लिए वो क्या है, पीस ऑफ पेपर है, तो अब इस चीज को ये समझिए
कि अब ये क्या है कि बियर मतलब कि जो भी इसको धारण कर लिया तो ये फिएट मनी क्या हो, ये इसलिए इसको तो लीगल टेंडर, तो अथॉरिटी इसको क्या कर रही है, अब यहाँ पे क्या है कि वही कह रही है कि इसकी वैल्यू क्या है, सम ऑफ ये अमाउंट, है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में ये कौन ये इसको कर गारंटीड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन इसको ये प्रिंट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट कोई क्वेश्चन। तो जो भी बियर किया वो फिएट मनी। फिर आता है आपका इसमें क्या, फिड्यूसरी। इसमें क्या हो गया, ये ट्रस्ट हो गया एक तरह से, है ना। जैसे कि चेक्स आपके हो गए, जैसे कि मान लीजिए कि आपको पेमेंट हमको करना है, तो ये क्या हो गया, एक चेक पे, ठीक है। अब जो होता है क्रेडिट, अब उसमें हो गया कि जैसे कि क्रेडिट मनी हो गया, तो क्रेडिट मनी हो गया। तो क्रेडिट मनी इसको कहते हैं कि जिसको उधार पे आप जैसे कि कोई चीज लेते हैं, इसमें जो आप ये जो कह रहे हैं ना कि जो आपकी मनी वैल्यू है वो क्या हो जाती है, ग्रेटर देन योर कमोडिटी। अब इसमें जो बार्टर सिस्टम था उसमें क्या है कि दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट तो होना ही चाहिए। अब ये थोड़ी होगा कि 1 केजी जो है, अगर आप मेजरमेंट में देखिए तो 1 केजी गेहूं के बदले हमको 1 केजी गोल्ड दे दीजिए, दोनों का एक ही किलो है वजन ना। 1 किलो कॉटन के बदले में 1 किलो आप हमको वीट दे दीजिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या है कि ये सम ऑफ अमाउंट जो है वो जो कह दिया, जो फिक्स कर दिया, इसलिए ये क्या हो गया, ये लीगल टेंडर। यही जो एक हुआ था आपको 8 नवंबर 2016 को, जिसको बोलते हैं क्या, डीमोनेटाइजेशन। इसमें क्या था, ये बताया गया था कि ये अब लीगल टेंडर नहीं होंगे। लीगल टेंडर नहीं होंगे का क्या मतलब हो गया कि जो अथॉरिटी जो यही कह रही है कि आई प्रॉमिस टू पे बियरर द सम ऑफ ये अमाउंट, ये आप सब लोग के जो नोट होता है ना उस पर ये लिखा होगा। हाँ, तो धारक का मतलब जो भी उसको बियर कर रहा है। तो अब एक चीज समझिए, अब जो इसका फंक्शन है वो क्या है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर वैल्यू, डिफर्ड पेमेंट आप कर सकते हैं, कन्वर्टेबल है कि मतलब आप कोई भी आप फिक्स्ड एसेट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या अदर्स जो है इसको स्टोर भी, जैसे आप पैसा है इसको आप चाहें तो सदियों तक जो है इसको क्या कर सकते हैं, जब तक ये मॉनेटरी सिस्टम रहेगा आप क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट के रूप में। या इससे और आप क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आप डिवेंचर्स, बॉन्ड, शेयर, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, डिफरेंट डिफरेंट जो एसेट्स क्लास है उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपका मनी हो गया, ठीक है। और कितने तरह का ये मनी हो गया, एक जैसे कि फिएट मनी हमने बताया कि वो लीगल टेंडर है। दूसरा क्या बताया आपको, फिड्यूसरी मनी, जिसमें वो क्या होता है कि ट्रस्ट या इस पे आपको निर्भर करता है, जैसे आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बेसिकली जो मनी है वो क्या हो गया, लिक्विड मनी। और स्टोर कर सकते हैं, किसी भी चीज का मॉनेटरी वैल्यू कन्वर्ट करना हो वो आसान काम कर दिया। जैसे मॉनेटरी उसमें क्या हो गया आपका, रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो गया, ये आपका इजी टास्क हो गया मनी की वजह से। जैसे कि अभी आप लोग रिसेंटली नेशनल इनकम पढ़े हैं, तो नेशनल इनकम एक क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। और जो मनी आपका जो मनी आप मनी सप्लाई जो पढ़ते हैं, ये क्या है, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना सप्लाई है आपके इकोनॉमी में, ये मनी सप्लाई, ठीक है। अब इस चीज को समझिए कि नेशनल इनकम को आपने क्या पढ़ा था, इस इनकम को हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितना गुड्स है, इवन सर्विसेज को भी किस टर्म में, मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में। तो ये अगर मनी नहीं होता तो ये समस्या आती, बार्टर सिस्टम में आप जीडीपी कैसे निकालते, है ना। तो उसको मोनेटाइज करना, तो ये भी काम जो है आपका आसान हो गया।
दूसरी बात की कन्वर्शन, कन्वर्टेबल जिसको हम कहते हैं, कन्वर्टेबल इन सेंस क्या, जैसे मान लीजिए कि आपका अगर पटना में या आसपास में अगर आपके पास लैंड है, तो उस लैंड को आप मॉनेटरी टर्म्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए उसकी वैल्यू अगर है 1 CR, 1 करोड़ है, तो आप उसको लिक्विडेट करके आप कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी। लेकिन बार्टर सिस्टम में या उस समय में क्या था, एसेट आपका, आपकी संपत्ति जहां है, उस संपत्ति के वजह से आपको वहां पे रहना हो, उसको लेके आप भाई लैंड को ट्रांसफर कैसे कीजिएगा, नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता था, जैसे कि मूवेबल और इमूवेबल जो है प्रॉपर्टी होती थी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जिसको आप मूव कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और इमूवेबल क्या हो गया, जो फिक्स्ड है। जैसे मान लीजिए कि आपका अगर खेत है, तो खेत का आपके गांव में है, तो आपको वो संपत्ति कहाँ हो गई, गांव में। अब लेकिन मनी के आ जाने की वजह से, जो मॉनेटरी सिस्टम इसके आ जाने की वजह से, उस लैंड का, उस जो खेत जो आप जो कह रहे थे, उसको हम क्या, उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई उसकी क्या मोनेटाइज वैल्यू होगी, आप तो मान लीजिए आप कहिए कि 1 करोड़ रुपये है, तो 1 करोड़ रुपये आप लिक्विडेट करके उसको लाए, और उससे हो सकता है 1 करोड़ से जितना आपका एरिया वाइज जो लैंड है, इससे डबल लैंड आप किसी दूसरी जगह ले सकते हैं, या इससे आधा भी ले सकते हैं। या अगर आप कहीं भी, मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि जो री स्टोरेज जो है, या उसको कन्वर्ट करना, ये आसान हो गया मनी। समझ में आ गया। अब उसके बाद से इसमें कई तरह के मोड हो गए, जैसे कि आप उसमें जैसे कि कैश के रूप में, ठीक है। और इसको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कैश क्या हो गया, ये बेसिकली हो गया, इसको बोलते हैं लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड एसेट है, तो इसको आप फिक्स्ड एसेट्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद और क्या हो गया, कैश के रूप में, चेक के रूप में, डिमांड ड्राफ्ट, आजकल यूपीआई आप देख ही रहे हैं, है ना, या फिर डिजिटल पेमेंट, है ना। ये जो है डिफरेंट डिफरेंट वेज हो गया इसको, ये पेमेंट करने का आपको, है ना। तो अब कैश में क्या है कि आप कैश, जैसे कि वो लीगल टेंडर, अब जैसे जैसे आपका मान लीजिए पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, तो पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है और एडिक्वेट वे में आपको क्या करना है, कैश को भी क्या, जैसे उसको प्रिंट करना है या मिंट करना है, कॉइन अगर है तो उसके मिंटिंग में, उसके प्रिंटिंग में क्या है, जैसा कभी उन्होंने बताया कि उसमें क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा आपको क्या हो जाएगा, कॉस्ट उसमें। उस कॉस्ट को हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, उस कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करेंगे, तो इसका हमको एक वे आउट ढूंढना होगा, जिसको बोलते हैं ना कि लेस कैश। तो कैश का जितना कम से कम क्या कीजिए, आपका अगर सर्कुलेशन होगा, तो कम आपको ये प्रिंट करना होगा। तो अब इसका एक वे आउट क्या निकला है कि, लेकिन अगर मान लीजिए कि कैश को हम हटा देते हैं, एक कुछ मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए, कैश या कॉइन्स को हटा दिए इस पूरे इकोनॉमी से, इस सिचुएशन में क्या होगा, आप मनी को ही हटा रहे हैं, लिक्विड एसेट्स को। लिक्विड एसेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दैट यू कैन कन्वर्ट इन इजी फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और एनी क्लास ऑफ कोई भी एसेट्स को। अब अगर कैश को ही हटा देंगे हम, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये कह रहा है कि जो फिजिकल कैश हम दे रहे हैं, इसको ना देख के हम क्या करें कि जैसे कि ये डिजिटल पेमेंट के तौर पे जो है, इसको अगर हम धीरे धीरे अगर प्रमोट, समझ में आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रिंटिंग जो है वो कॉस्ट जो है बचेगा, प्लस एट द सेम टाइम इसका कैश का एक अलग मैनेजमेंट होता है, आप लोग को पता ही होगा। जैसे हर बैंक में क्या है, करेंसी चेस्ट वगैरह जो है ये, या एटीएम से जैसे आप पैसा जो विड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो अब ये है क्या, ये भी लिक्विड फॉर्म में ही है, लिक्विड फॉर्म में ही है। दूसरा हो गया क्या कि चेकबुक के ऑर्डर में, तो अब अगर चेक से ही पेमेंट आप कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको 10,000 रुपीज, तो 10,000 के लिए क्या है, उतना पेपर, जैसे समझिए 10,000 रुपए का अलग अलग आप नोट ला रहे हैं, और चेक में पेमेंट कर रहे हैं, तो एक पीस ऑफ पेपर एक रहता है चेकबुक में, ठीक है। या और भी कई तरह के उसमें, जैसे डिमांड ड्राफ्ट के तौर पे यूपीआई, तो ये क्या होगा, ये सब डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट सिस्टम हो गए, है ना। ये आगे और डिटेल में बताएंगे, एनपीसीआई जब पढ़ाएंगे आप लोग को, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है। तो अब ये सब जो हो गया, ये आपका ये पेमेंट सिस्टम हो गया। तो मनी का रोल समझ में आ गया यहाँ तक, कोई और क्वेश्चन।
अभी तक जो नहीं समझ में आ रहा, सब समझ में आ गया? पक्का? ठीक है। अब देखिए, अब जो मनी है आपका, तो जो करेंसी जैसे इसको समझिए, ये हो गया या तो नोट्स के रूप में या कॉइन्स के रूप में। अब जो है भारत सरकार के बिहाफ में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, ये क्या करता है, भारत सरकार के बिहाफ में ये करेंसी को ये प्रिंट करता है। ठीक है। नोट्स, चलो ठीक है। हाँ, अब ये देखिए, तो करेंसी में क्या हो जाएगा, नोट्स और कॉइन्स आपके, तो ये आरबीआई जो है ये क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में आपको ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें ये देखिए कि जो इसमें आपको मालूम भी होगा कि 1 रुपए का जो नोट होता है, अब तो वो कॉइन्स आ रहा है, उस पर किसका सिग्नेचर होता है? हाँ? क्या? हमको मालूम है कि क्या पूछिएगा आपको, ऑब्वियस क्वेश्चन, किसका होता है? वित्त सचिव, जो फिनेंस सेक्रेटरी, है ना? और उसमें जो होता है, हाँ, कहाँ पे, कहाँ पे? हाँ, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस। लाइए आपका 1 रुपया इधर लाइए। हाँ, आइए, आगे आइए, आ जाइए, आप भी सामने आ जाइए। हाँ, ये जो है 1 रुपी है, 1 रुपी नोट इनके पास है, जिसपे जो है किसका सिग्नेचर है, क्या लिखा है ये, सेक्रेटरी जो है विनाश फिनांस, मतलब कि 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव का। ठीक है, धन्यवाद। ये आपका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी हो गया। तो 1 रुपए के नोट पे आपका क्या हो जाएगा, वित्त सचिव फिनांस सेक्रेटरी का, और इसके ऊपर जितना हो गया उस पर किसका हो जाएगा, गवर्नर, गवर्नर जो है आरबीआई के, इनका ये जो है ना। अब 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 1 रुपया वो एक क्या है, एक नोशनल जिसको एक कहते हैं ना, एक हाँ, शुरू के जो है, हाँ, फर्स्ट पे चूंकि एक फिनांस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस हो गया, तो उसका बस ये रहता है, बाकी उसके ऊपर सब कुछ। लेकिन इसमें अभी जस्ट नाउ आई हैव शोन, ये क्या है, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या है, अब आर्टिकल 12 आप लोग याद रखिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही नहीं पढ़े थे हम लोग, स्टेट है। तो अब इसमें क्या है कि स्टेट उस डेफिनेशन के अंतर्गत में ही आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ये गारंटी किया, इसीलिए लीगल टेंडर है। अभी वो कहे क्या कि ये नोट जो है ये नहीं मांगे, तो कहानी खत्म हो गई। पुराना नोट जो जैसे कि 2000 का धीरे धीरे फिर वो खत्म कर दिया गया, 1000 का दो, तो ऐसा माना जाता है कि जितना कम जो है डिनोमिनेशन का नोट है, डिनोमिनेशन मतलब जैसे 2000 या फिर इससे अधिक, तो उसका डिनोमिनेशन कम रहेगा, तो ऐसा माना जाता है कि जैसे कि जो आपका ब्लैक मनी या फिर ये है उसके स्टोरेज में समस्या आएगी। हाँ, तो इसीलिए लेस कैश और ज्यादा से ज्यादा आप अगर डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, तो वो एक बेहतर तरीका है, क्योंकि एक अकाउंटिंग। हाँ, बोलिए। क्या क्या कम हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो कर, हाँ हाँ, बैंकों के पास रहेंगे मतलब,
हाँ हाँ, हम समझ गए। ये आपके कहने का मतलब है कि नया नोट प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, जो पुराना जो पैसा है वो बैंक में ही रह जाएगा। हाँ, तो नहीं तो उतना प्रिंट ही नहीं किया जाएगा। अभी हम आ रहे हैं उस टॉपिक पे, आ रहे हैं अभी आपका, अभी उस टॉपिक पे हम आ रहे हैं। जैसे उसमें जो आप जो कह रहे हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा, सबसे उसका प्लस पॉइंट ये है कि अकाउंटिंग भी होगा। अगर आप 1 रुपया भी ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, वो बताता है ना कि इनको पैसा मिला और इनके अकाउंट से, और वो किससे, आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। तो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में क्या हुआ, वो ट्रांसफर हुआ। तो आपका वो जो पैसा का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो क्या है, वो नजर में है। तो पैरेलल इकोनॉमी जिसको कहते हैं, जो ब्लैक मनी जिसको, या अनअकाउंटेड मनी, वो नहीं यहाँ पे जनरेट होगा, नहीं क्रिएट होगा। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगा, अकाउंट टू अकाउंट प्लस अकाउंटिंग भी रहेगी। एक बजटिंग, आपका अपना भी तो पर्सनल बजट बन रहा है ना। जैसे आप एक 30 दिन में कितना खर्च करते हैं पैसा, 30वें दिन आपका पूरा जो है वो स्टेटमेंट एक निकल जाएगा, वो आप निकाल लीजिए। तो आपको अपना भी इंडिविजुअल लेवल पर भी पॉलिसी बनाना, आपके लिए प्रोग्राम बनाना आसान हो गया कि इस मंथ में हमने इतना खर्च किया। फिर उसमें से ट्रैक कीजिए कितना सही खर्च है और कितना आपने बेफिजूल कार्य, जिसको फिजूल खर्ची है उसको कम कीजिए। तो ये क्लियर हुआ ना। तो दो हो गया, एक फिएट मनी और एक फिडुसरी ये मनी। अब आ जाइए, जो एंटायर मनी जो होता है, एंटायर मनी ऑफ एन इकोनॉमी is called money supply at any particular point of time। समझ में आ रहा है। जो धन आपूर्ति या मुद्रा आपूर्ति इसको कहते हैं मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या है, जितना सप्लाई आपके मतलब इंटायर मनी ऑफ योर इकोनॉमी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, गिवन टाइम पे। इस दृष्टि से जब आप इसको देखिएगा, इट इज ए व्हाट, इट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, है ना। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना मनी सप्लाई। अब मुद्रा की आपूर्ति, अब जैसा कि आप ये बता रहे थे कि जितना मनी जो है, अब मनी जो है पूरा इकोनॉमिक्स हम लोग किस पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड एंड सप्लाई। तो अब कितना मनी का डिमांड है ये आपको तय करना है, किसको, आरबीआई जैसे करती। तो मनी सप्लाई वो क्या करती है, एडिक्वेट मनी को, ये सब। इसके बाद से इसका एक मॉनेटरी एग्रीगेट्स भी होता है, जैसे कि M1 M2 M3 समवेयर M4, है ना। तो अब इसमें जो आपका जो M3 हो गया, इसको बोलते हैं ब्रॉड मनी। ये सब डिटेल में भी बताएंगे। और ये हो गया आपका नैरो मनी। M1 हो गया आपका करेंसी इन सर्कुलेशन इन पब्लिक, कैश हो गया आपका, है ना। गोल्ड्स में हो गया। इसमें आपका हो जाएगा 25% जो है, जिसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। वही M0 का ही M1 जिसको उसको मतलब जीरो मतलब वही जो है मनी सप्लाई में। तो अब इसमें M1 है तो M4 इसमें कर दिया गया, इसमें कि जैसे कि टर्म्स डिपॉजिट के साथ साथ जो है टाइम डिपॉजिट, इसमें टाइम डिपॉजिट जोड़ दिया जाए। इसमें डिमांड डिपॉजिट है। अब डिमांड डिपॉजिट में से में भी जो 15% है आपका, वही मतलब जो सेविंग्स अकाउंट। अब डिमांड डिपॉजिट किसको कहते हैं, इस चीज को पहले समझिए। पहले तो ये जरूरी है समझना कि डिपॉजिट क्या होता है और एडवांसेस क्या होता है, एडवांसेस और लोन्स। पहले इस चीज को समझिए।
इसको हम बताएंगे थोड़ा और डिटेल में, पहले इसको समझा देते हैं आपको। तो कैश क्या है, तो कितना कैश और आपके पास जो है करेंसी इन सर्कुलेशन है ना। तो अब नैरो मनी जो आप यहाँ पे कह रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट किसको कहते हैं, इसको समझिए। डिमांड जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट होता है, बैंक में नॉर्मली जो आप अकाउंट खुलवाते हैं वो क्या होता है, सेविंग अकाउंट। तो सेविंग डिपॉजिट जो आपका हो गया, तो उसमें क्या उसको बोलते हैं, बचत खाता। और दूसरा क्या हो गया, एक करेंसी मतलब करेंट अकाउंट, जो बिजनेस पर्पज से उस पर बैंक जो है कोई आपको इंटरेस्ट नहीं पे करती है ना। आप एक दिन में चाहे तो जितना भी उस पर क्या कर सकते हैं, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं। तो जो सेविंग अकाउंट है, ये आपको जैसे जरूरत हुआ, जैसे अभी बोले ना कि डिमांड और सप्लाई का ये सारा खेल है, तो जब आपको जैसे ही डिमांड मतलब आपको जरूरत हुआ, आप गए और उसको विड्रॉ कर। अब उसको विड्रॉ करने का कई तरीका होता है। जैसे आप बैंक में गए तो एक विड्रॉल फॉर्म भर के आपने जो है, जिस बैंक अकाउंट आपका है वहां से आपने पैसा निकाला, चेकबुक के जरिए निकाला, एटीएम के थ्रू आप निकाल लिए, है ना, कैश। तो आपको क्या हो गया कि जैसे जरूरत हुई डिमांड मतलब आपको, तो आपने क्या किया, उसको निकाल लिया, है ना। तो ये बचत खाता हो गया करेंट। लेकिन अब एक हो गया आपका टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट या इसको बोलते हैं जैसे कि जो आप फिक्स या एफडी जो करते हैं, फिक्स डिपॉजिट। तो अब उसमें क्या है कि एक सर्टेन टाइम है, उसको आप कभी भी डिमांड के थ्रू आप नहीं, उसमें 3 साल तक, जैसे नहीं है कि 3 साल तक फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो ये टाइम डिपॉजिट होगा। तो ये आपको टाइम डिपॉजिट जो है ये रखो। और M2 में आ गया कि जो आपका डिमांड डिपॉजिट है उसका, जैसे यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट का 15%, सारे इसमें नहीं आते हैं, इसीलिए टर्म डिपॉजिट जो है वो इसमें आके आपको M2 मिलेगी। और ब्रॉड मनी या इसी को मनी सप्लाई कहते हैं, एंटायर मनी जो है वो आ। और M4 में आ जाएगा आपका जो पोस्ट ऑफिस में भी जो आपका ये जो फिक्स जो एफडी वगैरह करते हैं लंबी अवधि के लिए। तो दो तरह के डिपॉजिट हो गए, एक को क्या बोले टाइम डिपॉजिट, और एक को बोले आप क्या, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है। अब इसमें इस चीज को समझिए कि डिपॉजिट क्या होता है और एडवांसेस क्या होता है। तो दो चीजें इसमें आती हैं कि सबसे पहले ये समझिए कि जो बैंक्स होता है या बैंकिंग जो आपकी एक्टिविटी है, ये क्या होती है, बैंकिंग किसको कहते हैं, तो बैंकिंग किसको कहते हैं, बैंकिंग, सुना ही ये वर्ड आपने, क्या होता है बैंकिंग, या बैंक क्या करता है। ये सब काम जो है हम भी कर सकते हैं, आप हमारे पास पैसा दीजिए, हम जो हम्म जैसे गांव में भी आप देखिएगा, कुछ लोग जो है ये मनी लेंडिंग का जो बिजनेस करते हैं, उनके पास पैसा जमा होता है, जब जरूरत है आपको, हाँ वही साहूकार भी बोलते, या उसको इंडिजीनियस बैंकिंग भी बोलते हैं। लेकिन बैंकिंग क्या हुआ, देखिए एक लाइन में इसको समझिए, द इंस्टीट्यूशन विच टेक्स डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लोन, यही एक्टिविटी बैंकिंग। हम डिपॉजिट लिए, लेकिन उसका पर्पस क्या है, लोन। ठीक है। तो एक्टिविटी, तो बैंक क्या करता है, बैंक जो होता है या बैंकिंग जिसको आप कहते हैं, द इसको द इंस्टीट्यूशन which takes deposit for the purpose of लोन या एडवांसेस, एडवांसमेंट भी इसको बोलते हैं, है ना। तो इसी को कहते हैं बैंक। और इस एक्टिविटी को क्या कहेंगे, बैंकिंग। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट लेता है लोन के पर्पज से। जैसे कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप बैंक में इसलिए पैसा डिपॉजिट किए कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो चीज हम भी कर रहे हैं।
आप हमारे पास लाइए, हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो क्या हम बैंक हो गए? आप 50,000 रुपये हमको दीजिए, आपको हम 1 महीना के बाद उसको 1 लाख बना कर दे देते हैं। इसका मतलब ये हम थोड़ी हुआ कि हम बैंक हो गए। समझ में आ रहा है? लेकिन बैंक क्या करता है कि वो लोन के पर्पज से वो डिपॉजिट लेता है। अब जो डिपॉजिट, अब इसमें दो टर्म हो गया, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो बैंक का जो डिपॉजिट हुआ वो बैंक के लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? हम्म? और लोन? हाँ, वेरी गुड। ये जो एडवांसेस या लोन है, ये बैंक का क्या हो गया? एसेट हो गया। और ये जो डिपॉजिट है, ये क्या हो गया? लायबिलिटी है, ये उसका दायित्व है। क्योंकि जो डिपॉजिट आपने किया है, ये उसकी अब जवाबदेही है, उसका उत्तरदायित्व है कि वो आपको क्या करना है, आपको समय पे लौटाना है। समझ में आ रहा है? और जो एसेट्स में क्या आ गया आपका? लोन। क्लियर है? समझ में या कोई दिक्कत? अब लोन जो गया, यही लोन जब आप बैंक से आप लेते हैं, तो बैंक से लोन लेते हैं और लोन को आपको क्या करना होता है? चुकाना होता है। और जो आप चुकाते हैं उसको क्या कहते हैं? जो छोटा छोटा अमाउंट होता है उसको ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है? मतलब छोटे छोटे आप क्या कर रहे हैं, एक इक्वेटेड एक किस्त आपका बन गया ईएमआई, और वो आप चुकाते हैं। ठीक है? और डिपॉजिट जो है, इस पे बैंक आपको क्या देता है? इंटरेस्ट। है ना? डिपॉजिट पे बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। क्लियर है? अब इस चीज को समझिए कि एसेट्स, और ये जब लोन जब आपका अगर नहीं परफॉर्म करेगा तो क्या हो जाएगा? इसीलिए इसको एनपीए बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये एसेट्स तो हैं, ये संपत्ति तो है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा है। जैसे लोन लिया और लोन चुका नहीं पा रहा है, तो वो क्या कहते हैं कि एनपीए हो गया। अब उसमें भी जैसे कि 90 डेज का आउटस्टैंडिंग हो गया, फिर और वन, तो ये क्या हो जाएगा? वो एनपीए में। उसमें भी कई बकेट्स होते हैं, बकेट 1, बकेट 2, इस तरह से कि आपने अगर 90 डेज तक नहीं अगर पेमेंट किया, कोई नहीं आया, फिर उसके बाद से 180 डेज से ज्यादा अगर हो रहा है, तो फिर इस तरह से वो धीरे धीरे उसमें कई जो है डिफरेंट डिफरेंट, वो इंपॉर्टेंट नहीं आप लोग के लिए, वो मतलब स्पेशलाइज हो जाएगा बैंकिंग। समझ में आ रहा है? तो वो एनपीए हो जाता है। अगर ये फर्दर और ज्यादा जैसे है, तो उसके बाद से क्या हो जाएगा? वो डिफॉल्ट कर, मतलब उसको डिफॉल्टर कहते हैं। फिर और उसमें हरासनेस वाला और ज्यादा जब सिचुएशन आ जाएगा तो उसको क्या बोलते? विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर मतलब, हाँ, उसकी इच्छा ही नहीं है कि वो पेमेंट करे। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, इंडिविजुअल लेवल पर बात नहीं करना, जिनका काम ही यही होता है। इसीलिए उसको क्या करता है, आरबीआई एक लिस्ट बनाती है, जैसे कि लोन को वो लोग एसेस करते हैं, फिर उसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, इनका जो है, इनकी इच्छा ही नहीं थी कि ये चुका है पहले से ही, इसलिए वो लोग किस में जाते हैं? विलफुल डिफॉल्टर। तो अभी बैंक जो है, जैसे जैसे बैंक ग्रो किया, तो बैंक के ग्रो करने का क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा लोन दिया। तो लोन अगर दे रहा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि बैंक अगर लोन दे रहा है तो इस लोन का क्या पर्पस होता है, या इस मनी का जैसे आप जो सर्कुलेशन कर रहे हैं, तो इस लोन से क्या होगा बताइए? अभी रिसेंटली नेशनल इनकम आप लोग पढ़े, लोन दे रहा है, किस लिए लोन देता है? हाँ, हाँ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, है ना? इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे होगा? लोन देगा। तो जब अगर लोन अगर ज्यादा बढ़ रहा है, तो लोन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्री लोन लेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। नाउ यू कम टू दिस इक्वेशन,
ये जो फैक्टर है आपका इन्वेस्टमेंट, ये क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो अब इन्वेस्टमेंट अगर आपका यहाँ पे अगेन ये इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा आपका, बढ़ रहा है। ये कब बढ़ेगा, जब बैंक लोन देगी। और बैंक लोन दे रही है तो जो लोन अगर दे रहा है तो बैंक कब सरवाइव करेगा, जब लोन जो इंडस्ट्रीज को चुकाएगी। मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज टू बी ग्रेटर देन बैंकिंग ग्रोथ, नहीं तो इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं, तो अब तो बैंक क्या है, वो सर्वाइव नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज। तो अब जैसे देखिए कि मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई अगर कैसे बढ़ेगा, जैसे कि मनी सप्लाई क्या, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी पूरी इकोनॉमी का जो मनी है दैट इज कॉल्ड योर मनी सप्लाई एंड इट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो मनी सप्लाई अगर आपका ये इंक्रीज कर रहा है, मनी सप्लाई अगर मनी सप्लाई अगर इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे इकोनॉमी में क्या है कि मनी सप्लाई आपका बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा। इंटरेस्ट रेट किसको कहते हैं, ब्याज दर, बताइए। सीधे बोलिए, इट इज अ बोरोइंग रेट। ठीक है, बोरोइंग मतलब कर्ज जो आप लेते हैं, इंटरेस्ट रेट वही है। ठीक है, इसके कई नाम है, जैसे जब आप स्टॉक में आप आइएगा तो आप उसको कूपन रेट बोलते हैं, ये सब कलेक्टिवली इंटरेस्ट रेट ही होता है। बोरोइंग रेट मतलब कर्ज लेने का। तो अब मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट में जो होता है वो आपका होता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब हुआ, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन का मतलब हुआ कि अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा, जैसे इसको क्या बोलते हैं, मैथ्स आपने पढ़े होंगे ना 10th तक, साइन ऑफ प्रोपोर्शनल। तो जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या होता है इक्वेशंस में, स्टैंडर्ड 5th 6th 7th में से पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़े आप लोग, क्या पढ़े हैं। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लीजिए कि या एक्स इज, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू, अगर इसको आप इक्वेशन बनाइएगा तो क्या लिखिएगा, वाई इंटू के। ये के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब एक क्या हो जाएगा, एक नियतांक जिसको बोलते हैं ना, एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्यों लाते हैं, क्वेश्चन कभी बताइए तो, जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट क्यों लाते हैं। वैल्यू निकालेंगे। समानुपात किसको कहते हैं, समान अनुपात में अगर ये 2 गुना से बढ़ेगा, ये 2 गुना से बढ़ रहा है तो ये भी 2 टाइम्स बढ़ेगा, ये 1 टाइम्स बढ़ेगा तो ये भी 1 टाइम्स बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। तो अगर ये कांस्टेंट अगर आप रख रहे हैं, के को कांस्टेंट आपने रखा, ये कांस्टेंट क्यों आता है, किससे, कौन सा कंडीशन, ये क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं जो हम पूछ रहे हैं, पहले ये बताइए। हम कोई एब्सर्ड बात तो नहीं कर रहे हैं कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, यही तो क्वेश्चन है। इसी तरह अगर इनवर्स रिलेशन है, जैसे कि आप ऐसे समझिए ना, सिंपल चीज है, आप लोग एकदम भूल,
आप लोग पढ़ो ये सब जो है ना, ये मैथ्स रीजनिंग वगैरह का भी कुछ क्वेश्चन आता है ना, आप लोग थोड़ा सा ये बेसिक्स जो है 6 7 8 का जो मैथ्स जो आप लोग वो पढ़िए, ये क्यों कैसे ये सब पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए 1 × 12 12, 2 × 6 12, 3 × 4 12, 4 × 3 12, और 6 × 2 12, 12 × 1 12। अब इसमें देखिए ये 12 सब में क्या है, एक कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे देखिए ये है सबसे मिनिमम, न्यूनतम। तो ये अगर बहुत न्यूनतम अगर हो गया और इसको 12 होना है, तो ये क्या है, ये मैक्सिमम होगा। ये यहाँ पे क्या है, अगर ये 2 है तो अब इसकी वैल्यू आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ये डिक्रीज होके यहाँ पे देखिए 3 × 4 और यहाँ 4 × 3, जब ये मैक्सिमम पे चला गया तो ये क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो गया। तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है, दैट रिलेशन इज इनवर्स रिलेशन। इन दोनों में ये जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, यही तो समझना है इस चीज को। तो ये किस अनुपात में जाता है, वो आप देखिएगा सब में क्या है, एक 12 एक कांस्टेंट है ना, तो वो अनुपात क्या है, उसी को कांस्टेंट, इसलिए जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कांस्टेंट है। यहाँ भी वही चीज है कि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो इंटरेस्ट रेट जब आप यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाएगा। मतलब कि बोरोइंग रेट ऑफ योर इकोनॉमी विल व्हाट, इट विल बिकम lesser because there is an adequate supply of money in your economy। आपकी इकोनॉमी में क्या है, एक एडिक्वेट सप्लाई है। जैसे आपके पास ऑप्शंस हो गया, जैसे हमको 10,000 रुपए की जरूरत है, ये बोलेंगे क्या कि हमको 4 रुपए जो है मतलब सैकड़ मतलब 4% आप हमको इंटरेस्ट रेट, ये 6%, ये 8%। अब ऐसे ही इंस्टीट्यूशन वाइज आप सोचिए कि आपके पास बहुत सारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अब बहुत मनी सप्लाई अगर यहाँ पे ये बढ़ रहा है, इससे ये क्या हो जाएगा, आपका इन्फ्लेशन वो राइज करेगा, बढ़ेगा कि नहीं, जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, हाइक हो जाएगा, जनरल प्राइस लेवल राइज करेगा। इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब इस इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इन्फ्लेशन, और ये क्योंकि ये बढ़ रहा है, इसके वजह से क्या हो जाएगा, आप एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट आप जानते हैं क्या होता है, एक्सचेंज रेट विनिमय दर। जैसे कि इसमें एक करेंसी को दूसरे करेंसी में जो हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि $1 इज इक्वल टू 80 INR, है ना, ये होती है आपका एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट आपका अगर बढ़ जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि $1 इज इक्वल टू 85 INR अगर हम कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट आपका बढ़ा कि एक्सचेंज रेट कम हुआ, इसका एक्सपोर्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, $1 इज इक्वल टू 80 INR, ये है, इसको हम एक्सपोर्ट करना है, तो इस इसकी जो कीमत है वो कितनी है, $1। हम एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट अगर हम नहीं किया, तो एक्सपोर्ट किया तो पैसा हमको किस में मिल रहा है, डॉलर में। हमको कितना दिया, $1, $1 यहाँ कितना हो गया, 80 रुपीज। अब ये $1 इज इक्वल टू 85 INR हो गया। तो अब क्या हो गया कि एक्सचेंज रेट आपका यहां से यहां तक क्या हो जा रहा है, अब $1। अब $1 जो है, अब $1 के बदले में आपको क्या मिलेगा, 85 मिलेगा। पहले हमको ये चीज बताइए कि एक्सचेंज रेट यहां से यहां तो बढ़ ही रहा है,
लेकिन आपकी करेंसी क्या हो रही है, अप्रिशिएट कर रही है कि डिप्रिशिएट कर रही है, डेप्रिशिएट कर रही है, वेरी गुड, डेप्रिशिएट कर रही है। तो डेप्रिशिएट कर रही है। अब ये देखिए $1 इज इक्वल टू 80 INR था, यहाँ $1 इज इक्वल टू 85 INR, तो आपको 85 बेशक मिल रहा है, तो करेंसी आपकी डेप्रिशिएट कर रही है। तो करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है तो आपका एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा, है ना, इस चीज को समझिए। इसीलिए अब वायबल कब होगा, अब जब जैसे ही आपका अगर स्ट्रॉन्गर, अगर जिसको कहते हैं कि अगर रुपी अगर मान लीजिए कि वो धीरे 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 अगर उसकी वैल्यू, तो आपका इंपोर्ट चीपर होगा, इंपोर्ट चीपर होगा, तो इंपोर्ट अगर चीपर होगा और एक्सपोर्ट अगर आपका यहाँ पे अगर मान लीजिए इंक्रीज हो, तो ये फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कब बढ़ेगा, जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और एक्सपोर्ट कब बढ़ेगा आपका, जब ये आपका ये जैसे डिप्रिशिएट। इसीलिए आप सुनते भी होंगे कि चाइना या फिर और भी आप में इंडिया में भी कई जगह ये क्या करती है गवर्नमेंट, अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट कर देती है, डीवैल्यूएट। तो डीवैल्यूएटिंग करेंसी, डीवैल्यूएटिंग एक्सचेंज रेट, डीवैल्यूएट। अब एक सेकंड हम कंप्लीट करना थोड़ा सा। तो डिप्रिशिएट जो होता है ये मार्केट फेनोमेनन है, और डीवैल्यूएशन जो है वो पॉलिसी मेकिंग का फेनोमेनन। समझ में आ रहा है ये चीज, कि अगर बाजार तय कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो डिप्रिशिएट किया। और अगर आपकी जो है इकोनॉमी या फिर आपका क्या कर रहे हैं, आप पॉलिसी मेकिंग पे अगर कोई आप इस तरह का चेंजेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डीवैल्यू। हाँ आप बताइए क्या पूछ रहे थे। एक्सपोर्ट का इस पे नहीं असर पड़ रहा, इसके वजह से एक्सपोर्ट पे पड़ रहा है। हम्म, हाँ हाँ हाँ, नहीं स्ट्रॉन्गर करेंसी वो एक अलग एस्पेक्ट है, वो एक अलग जो है, आप स्ट्रॉन्गर इस पे आप नंबर पे मत जाइए। अगर 70 रुपये आज कर दिया जाए या 65 60, आपका एक्सपोर्ट वायबल नहीं होगा। हाँ 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 हाँ, जैसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग, ये डिटेल में आपको बताएंगे बीओपी वाले में। हाँ, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, वही चीज तो आपको समझा रहे हैं अभी हम, कि अगर ये देखिए बोरोइंग रेट आपका कम हो रहा है, अगर ये मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ये जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो पैसा कहाँ आ जाएगा, बैंकों के पास में आ जाएगा। अब देखिए ये मनी सप्लाई बढ़ा, ये बढ़ा, तो अगेन इसके बाद से एक और चैनल है कि व्हेन दिस मनी सप्लाई इंक्रीजेस, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इस मनी सप्लाई बढ़ने से, इंटरेस्ट रेट कम बनने से इन्वेस्टमेंट ये बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट ये अगेन बढ़ा तो सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या हुआ, ये बढ़ा। देन बैंक डिपॉजिट ये इंक्रीज करेगा, बैंकों में क्या होगा, डिपॉजिट ज्यादा होगा, और बैंकों में अगर डिपॉजिट ज्यादा होगा, यहां से क्या होगा, लोग ज्यादा लोन लिए, बैंकों में डिपॉजिट। और अभी आपको हम रिसेंटली क्या बताएं यहाँ पे, कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ ग्रेटर देन बैंकिंग ग्रोथ। तो अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपका ये इससे ज्यादा अगर बढ़ रहा है, तो अगेन क्या हो जाएगा, लोग ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे, किसमें, डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स क्लास में। इससे क्या हो जाएगा, अगेन इट इज गुड फॉर योर इकोनॉमी, ये आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, अगेन इसके बाद क्या हो जाएगा, टैक्स के ग्राउंड पे बताइए। तो टैक्स रेट, जो टैक्स कलेक्शन जो हुआ, रेवेन्यू वो भी बढ़ा, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट्स आएंगे, तो आपका ये क्या है, इंप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा आपका, ठीक है, टैक्सेशन बढ़ा। अब देखिए, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है,
इसका क्या फंक्शन क्या होता है? तो प्राइस स्टेबिलिटी। जब भी वर्ड स्टेबिलिटी आए कहीं भी इकोनॉमिक्स में, इसका मतलब ये है जो टर्ब्यूलेंस है इसको क्या करना है? स्थायी करना है। तो व्हाट इज दैट टर्ब्यूलेंस? दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो प्राइस को क्या करना है? स्टेबल करना है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंजेस किया जाता है? इंटरेस्ट रेट मैकेनिज्म, मतलब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के या कम करके, इस तरह से ये जो है इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी ट्रांसमिशन चैनल, है ना। फिजिकल पॉलिसी में क्या किया जाएगा? टैक्स को बढ़ा के या पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ये किया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इंस्टीट्यूशंस पे ज्यादा प्रभाव देता है, क्योंकि ये इसका ज्यादा प्रभाव किस पे आएगा? बैंकों पे, है ना, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। उसके बाद से उसका ये क्या हो जाता है? कॉन्सिक्वेंसेज है। जबकि फिजिकल पॉलिसी में टैक्स में अगर कोई भी आप चेंजेस करेंगे तो ये क्या है? डायरेक्टली इट इन्फ्लुएंस टू द लास्ट। समझ में आ गया ये दोनों पॉलिसी? अभी कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए लोग आपको। बताइए क्वेश्चन। बताइए। उसमें ये समझ में आया कि नहीं आता? नैरो मनी। नैरो मनी जैसे कि M1 M2 है ना। अब M2 में क्या हो गया? नैरो मनी में जैसे उसमें आपका जो टर्म डिपॉजिट जैसे डिमांड डिपॉजिट है, तो अब उसमें है कि M1 करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट, है ना। तो जो डिमांड डिपॉजिट हो गया आपका वो उसमें आ जाएगा, लेकिन कितना? 15% तक। अब डिमांड डिपॉजिट क्या हो गया? कि जो आपके डिमांड में है, मतलब कि जैसे ही आपको जरूरत हुई किसी चीज की, वो आप उसमें क्या कर रहे हैं? उस समय आप विड्रॉ कर रहे हैं। हाँ, हाँ, फिर हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को? अब इसमें क्या है कि कई चैनल्स हो गए। तो अब देखिए जो आपका इंटरेस्ट रेट जो है, अब एक्सचेंज रेट ये समझ में आया ना कि करेंसी आपकी डिप्रिशिएट कर रही है, तो वो क्या है? एक्सपोर्ट। इसीलिए कंट्रीज क्या करती है? डिवेल्युएट करती है। नॉर्मली आप चाइना वगैरह में देखिएगा वो क्या करेगा? ये अपने करेंसी को डिवेल्युएट कर देगा। तो डिवेल्युएट कर देगा तो उससे क्या हो जाएगा कि एक्सपोर्ट जो है उसका चीपर हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट अगर उसका चीपर हो गया, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स या इस तरह की जितनी कमोडिटीज है, तो वो क्या होता है? लास्ट, अब एक एक व्यक्ति तक उसको पहुंचा देना है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में, इंडिया में, या जहां ज्यादा कंजम्पशन है वहां उसके गुड्स पहुंच रहे हैं, एक्सपोर्ट उसका। और एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ रहा है तो ये क्वेश्चन आप लोग जानते ही है। किसी भी तरह से ये आपको ध्यान में रखना, ये हमेशा काम आएगा। जब भी आपको इकोनॉमिक्स, खासकर जो मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज हैं, इसको जब समझना हो, ये इक्वेशन आपका एग्रीगेट डिमांड का। अगर यही मान लीजिए इन्फ्लेशन कैसे बढ़ाना, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? तो जब कंजम्पशन बढ़ेगा बहुत ज्यादा, जैसे अगर इन्वेस्टमेंट होने लगे, इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे, तो इंडस्ट्रियल अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इट विल लीड टू अगेन इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन दो तरह का होता है, आपको बताइए। दो तरह का आपका इक्वेशन हो गया इन्फ्लेशन। एक को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन,
और दूसरे को कहते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन। तो जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया आपका, है ना, जैसे कि डिमांड ड्रिवन जो इन्फ्लेशन है वो कैसे होगा, तो इनमें से कोई एक फैक्टर अगर आपका बढ़ गया, ये ध्यान रखिएगा, जो भी एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस आते हैं आप सब इससे बना पाएंगे, इस क्वेश्चंस के एप्लीकेशन से आपको बता देते हैं। अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि राइज इन जनरल प्राइस लेवल, हाइक इन द प्राइस ऑफ जनरल प्राइस लेवल, क्या है वो बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, 10 रुपए का चीज जो है 12 रुपए में मिल रहा है, तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। अब जो है इन्फ्लेशन, अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इट क्रिएट्स टू इन्फ्लेशन। एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन जो है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन होगा ही, महंगाई थोड़ी सी बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगा। ठीक है, तो अब जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा तब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे, या जिसको फिस्कल स्टिमुलस कहते हैं। 2005 में चाइना ने क्या किया था, जो फिस्कल स्टिमुलस जिसको कहते हैं, जैसे कि जो पैकेज जो गवर्नमेंट देती है अपने इनको पब्लिक को, उसके वजह से वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ गया। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो ये क्रिएट किया और अपना ही जो है, नॉर्मली लगभग सारी इकोनॉमीज में जो अब भी अपने को वेलफेयर सोसाइटी, वेलफेयर स्टेट के तौर पे जो अपने को बताते हैं, अगर आप लोकल लेवल पे इन्फ्लेशन देखिएगा उसके पीछे वजह होगी। बढ़ेगा, वही तो समझा ही ना, मनी सप्लाई। तो कंजम्पशन कब बढ़ेगा, वैसा है, कंजम्पशन का मतलब केवल फूड कंजम्पशन से नहीं लीजिए। हाँ, जैसे आपके पास मान लीजिए कि पैसा आ रहा है, मतलब मनी सप्लाई, तो छोड़िए इकोनॉमी को, भी साधारण उसको सामान्य भाषा में समझिए। आपके पास सुबह ही उठते कोई आपको लाके जो है 150,000 रुपया कैश दे दिया, भाई कौन अकाउंटेंट, आप क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा कि क्लास तो सर का वीडियो भी देख लेंगे, कौन जाएगा, चलो जाओ, है ना। तो सुबह से शाम तक जितना आपका पटना का मॉल है उसमें आप क्या कीजिएगा, बस घूमिएगा सुबह से लेकर शाम तक। नहीं, वो नहीं होता है, वो जो आप कह रहे हैं ना कि एसेट क्रिएशन, वो भी एक बहुत डिसिप्लिन का काम है, वो बताएंगे भी हम क्लास के बाद। वो सुनने में अच्छा लगता है, ये वही पर्सनालिटी जो होती है ना, कि एसेट क्रिएट करने वाले लोग भी अलग होते हैं। जैसे आपको हमने क्या बताया था कि गवर्नमेंट अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी में, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, देन इट इज गुड फॉर योर इकोनॉमी। if this expenditure in for the consumption purposes, it will create inflation। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जैसे कल के केन्स का भी हमने आपको एग्जांपल दिया था, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ा रहा है तो आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशनरी प्रेशर कब आएगा, जब कंजम्पशन को बढ़ावा देगा। समझ में आ रहा है, जैसे आपकी सैलरी अगर 2 लाख रुपए है, ठीक है, और उस 2 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपया जो है पर मंथ आपके पिताजी ले लें, और 50,000 रुपये जो आपको दे, तो आपका इम्पैक्ट क्या है, और उस 1.5 लाख रुपए का वो क्या करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपका कंट्रोल में आ गया, एंड ही विल क्रिएट सम एसेट्स फॉर यू। तो ये क्या हुआ, ये प्रोडक्शन एक्टिविटी, 2 लाख रुपया है और इसके अलावा 50,000 और आप अपने पिताजी से ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या कर रहे हैं, आप कंजम्पशन में ज्यादा जो है, ये इन्फ्लेशन इससे जो है ये बढ़, तो पैसा आ जाएगा तो अब क्या कीजिएगा, एक भी मॉल बचेगा नहीं आपसे, घूमते रहिएगा सुबह से। हाँ, हाँ, कौन स्टेटमेंट दिया था, कौन, किंग जॉन, अरे किसके बारे में पूछा मुझसे, हाँ जॉन मेनार्ड केन्स, हाँ है, तो कोई किंग पड़ा, नॉर्थ कोरिया नहीं जाइए, यहीं रहिए अभी। हाँ,
हाँ हाँ, वाह, यही तो है, मतलब कि वो क्या, वो एक कहावत है कि सारा कहानी जो खत्म कर दिए, कल ही बताए, और लगभग सब क्लास में हम वही समझा रहे हैं। यही क्वेश्चन भी था इस बार आप लोगों के एग्जाम का, वही तो समझा रहे हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रही है या इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो अब पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस तरह से, जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अगर बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा, ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ेगी, ठीक है। और अगर ये पब्लिक एक्सपेंडिचर, अगर आपका ये कंजम्पशन को बढ़ावा दे रहा है, तो देन इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। यही केन्सियन क्रॉस इसको कहते हैं। जॉन मेनार्ड केन्स जो है वो यही बताया जाता है कि जब भी रिसेशन, तो जब भी आपके यहाँ क्या है, इकोनॉमी रिसेशन या फिर इकोनॉमिक डाउनटर्न हो, इस सिचुएशन में यू आर एडवाइज टू इंक्रीज योर पब्लिक एक्सपेंडिचर। दैट वाज द सजेशंस मेड बाय जॉन मेनार्ड केन्स। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा, इंप्लॉयमेंट, अब हॉस्पिटल अगर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, स्कूल्स बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ये सब क्या, एक अर्बन सेटलमेंट आपका ये बढ़ गया, और उसके बाद से इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा, देन इट विल लीड टू कंजम्पशन, ठीक है। तब ये आपका कंजम्पशन बढ़ेगा और आपका आउटपुट भी एग्रीगेट, समझ में आ रहा है? तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब बढ़ेगा, उसके भी यही फैक्टर्स हैं। इनमें से कोई भी आप चीज जब बढ़ाते जाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब होगा, जब कॉस्ट जो है वो हाई होगा, ये सप्लाई साइड से, जैसे कि मान लीजिए लेबर कॉस्ट आपका ये जाए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि वो ज्यादा हाइक कर रहा है, जैसे कि, और यही कोविड सिचुएशन में क्या था, डिमांड भी नहीं था और सप्लाई तो था ही नहीं, क्योंकि लॉकडाउन आपका है, तो लॉकडाउन है तो आप सप्लाई कर ही नहीं रहे कमोडिटी गुड्स का, सर्विसेज का। अच्छा, दूसरी बात है कि नौकरी नहीं है तो डिमांड, आपके पास कोई डिमांड ही नहीं होगा, तो डिमांड और सप्लाई दोनों वहां पे क्या हो गए, कम हो गए। तो वो दोनों इन्फ्लेशन, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी था और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी था। अब इस चीज को समझिए, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि स्टैग्नेंट ग्रोथ हो रहा है आपकी इकोनॉमी में, ठीक है, स्टैग्नेंट ग्रोथ हो रहा है, और सम शॉर्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये भी है, इन्फ्लेशन भी है और स्टैग्नेंट ग्रोथ हो रहा है, लेकिन एक स्टैग्नेशन के साथ, इन दोनों को ये जब आप ये स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, तो ये हो जाएगा आपका स्टैग्फ्लेशन। समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा आपका स्टैग्फ्लेशन, इसको बोलते हैं स्टैग्फ्लेशन। अब जब स्टैग्फ्लेशन का सिचुएशन आ जाए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो हम कह रहे हैं, अगर उस वैसी नौबत आ जाती है ना, स्टैग्नेंट, इस केस में क्या करना चाहिए, इस इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसको करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको जिसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी,
ये सब आपको इंक्रीज करना होगा, देन इट विल लीड टू योर इंक्रीमेंट इन योर आउटपुट ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D मतलब इनोवेशन करना है। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि आप इसको ऐसे समझिए कि आपका स्कोर, आप एग्जाम दे रहे हैं तो स्कोर आपका या तो 88 आ रहा है या 90 आ रहा है कई एग्जाम से, ठीक है, और कट ऑफ मार्क्स जो है वो 91 है। अब क्या है कि एक स्टेग्नेशन आ गया आपके परफॉर्मेंस में, तब आपको क्या करना है कि अब आपको तरीका बदलने की जरूरत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन मतलब आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अब जैसे लैंड आपका क्या है, लैंड स्क्वीज कर रहा है, लैंड कम हो रहा है, पॉपुलेशन क्या है बढ़ रहा है, इसका एक रिक्वायरमेंट होगा। तो अब आप लैंड, तो एग्रीकल्चरल लैंड एक शॉर्टेज है, तो आपको किस पे काम करना है, साइंटिफिक एग्रीकल्चर पे, ताकि उसी लैंड पे हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा, इफिशियंसी ज्यादा। जैसे कि मान लीजिए कि पहले 1 बीघा में हम जो है 10 क्विंटल अगर हम उपजा रहे हैं, तो अब हमको ऐसा करना होगा कि 1 बीघा में जो है वो 1 बीघा हमारा कितना हो गया, अब 1 बीघा में या तो आप 15 क्विंटल उपजाइए, या वो 1 बीघा वो कितना हो गया है, कम हो गया है। तो मान लीजिए अगर वो 10 कट्ठा हो गया तो स्टिल 10 कट्ठे में हमको 10 क्विंटल जो है लोग जाना है, ऐसी हमको व्यवस्था। तो आपको क्या करना है, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी, इस पे काम आपको जाना, कि कम समय में कम टाइम पे ज्यादा इनोवेशन देखा ज्यादा से, तो स्टैग्फ्लेशन ये सब एक नेचर है, ये हर इकोनॉमी में आता है। ऐसा नहीं है कि आप जो हमेशा ग्रो करते रहेंगे, ये भी नहीं है हमेशा डाउन टर्न में रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि अभी ये फेज जो है इंडिया का जो है, ये सबसे गोल्डन एरा माना जाएगा, है ना। इसलिए कि आपका जो डेवलपिंग, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, आप लोगों को बताए भी थे वो फर्स्ट क्लास में भी, इसका मतलब क्या, हर एक सेक्टर में आपके पास ऑप्शंस ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, अलॉट टू डू, बहुत कुछ करना बाकी है ना। तो ऐसे केस में आपके पास इंप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, इंप्लॉयमेंट। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट जो वर्ड है वो क्या है, कि पर्सन इज विलिंग टू वर्क एंड इज नॉट गेटिंग। आज आपके पास वो स्थिति नहीं है, आपको हर सेक्टर में जो है कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको काम है। हाँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक लिमिटेड जॉब होगा, इस चीज को समझना होगा, है ना। जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर दो तरह के हैं ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कम, जैसे भाई सीमित तो है, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो 38 ही डीएम ना होंगे। इवन दो यहाँ पे मान लीजिए कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आईएएस बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो वो पोजीशन है एक ही पोजीशन में है, इस चीज को समझना होगा। तो अब ये है कि आपके पास क्या है कि उसी कैडर, उसी रैंक के सेम आपके पास इंटेलेक्ट के बहुत सारे लोग हैं, तो आपके पास वही जो मनी सप्लाई आप पढ़ेंगे, सप्लाई क्या है ज्यादा है, तो उसके पास क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट आपके पास ऑप्शन ज्यादा हो गए। अब है कि हर एक सेक्टर में आपके पास क्या है, ऑप्शन ज्यादा है। ये क्लियर हो गया। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या है, 8 साल 10 साल के बाद फिर हम लोग कहा जाएंगे, इस सिचुएशन पे एक स्टैग्नेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज ना। तो ये एक फेजेज होता है ये इकोनॉमी में, ये सबके साथ है। यहाँ देखिए, तो ये तो हो गया इन्फ्लेशन। तो प्राइस स्टेबिलिटी जो अभी हमने बताया, जब भी वर्ड आ जाए स्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, कंट्रोल इन्फ्लेशन पे करना है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे है, इसका क्या एक फंक्शन होता है, प्राइस स्टेबिलिटी, और क्या होता है बताइए, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, है ना। तो अब इसमें देखिए कि जब आपका यहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो एक चैनल क्या हो गया, ये बैंक डिपॉजिट बढ़ेगा। तो बैंक डिपॉजिट बढ़ेगा, तो बैंक डिपॉजिट अगर बढ़ रहा है तो उस बैंक डिपॉजिट बढ़ने से फिर क्या हो जाएगा, जैसे आप लोन लेते हैं तो किसके अगेंस्ट में लेते हैं, लोन लेते हैं किसके अगेंस्ट में, कोई एसेट्स के अगेंस्ट में, जिसे मॉर्गेज जिसको कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आप जो ज्यादा से ज्यादा आप जैसे कोलेट्रल जिसको कहते हैं ना, जिसके बदले में आप, तो मॉर्गेज ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिएगा, लोन लीजिएगा। तो आपके कहने का मतलब इंडिविजुअल के लेवल पर नहीं, इंस्टीट्यूशन भी ज्यादा लोन लेंगे।
समझ में आ रहा है? तो ज्यादा जब वो लोन लेंगे तो ज्यादा लोन लेंगे तो लिक्विडिटी कहाँ आया? इकोनॉमी में आया। तो लिक्विडिटी इकोनॉमी में आया तो दे विल गो टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट किस चीज में करेंगे? इंडस्ट्री में करेंगे। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज टू ग्रेटर देन योर बैंकिंग, तभी बैंक सरवाइव करेगा। तो बैंक का एक फंक्शन क्या हो गया कि द इंस्टीट्यूशन विच टेक्स डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लोन। और बैंक क्यों कर? क्योंकि आपके डेवलपमेंट में बैंक्स का एक बहुत बड़ा रोल। अगर लोन नहीं देगा, जैसे मान लीजिए कल हो के आपकी आईआईटी में, आईआईएम में, एम्स में या फिर कोई बड़े इंस्टीट्यूशन में सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद से अगर आपका वहां सिलेक्शन हो जाता है, उसका एजुकेशन जो है फी जो है वो मान लीजिए कि 10 लाख रुपया है, आपको एजुकेशन लोन जो है वो बैंक दे रहा है। एजुकेशन लोन दिया तो इस लोन के बदले में आप क्या करने गए? पढ़ने गए। तो पढ़ के जब आप आए तो आप क्या बने? एसेट बने। उसके बाद से आपने उस लोन को चुकाया और उसके बाद से क्या किया? तो आपका एक कॉन्ट्रीब्यूशन इस पूरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हुआ। तो बैंक का एक और क्या काम हो गया आपका? लोन देके। लोन देके वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ाएगा। इसीलिए बैंकों में हमेशा आप देखते होंगे कि लोन के लिए एक लोन, और बैंक के लिए क्या बेहतर हो गया? लोन उसके लिए क्या हो गया? एक एसेट। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि इंडस्ट्री का ग्रोथ अगर बैंक के ग्रोथ से कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि बैंक सरवाइव नहीं करेंगे। और सर्वाइवल ऑफ बैंकिंग पे अगर क्वेश्चन है, इसका मतलब कि इकोनॉमी से। क्लियर? चलिए फिर स्टार्ट कीजिए, कुछ लिखिए लोग। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए अभी भी। नहीं? चलिए तो लिखिए मनी। मनी इज व्हाट मनी डज। पैसा वही है जो पैसा करता है ना? देखिए मनी। मनी is a medium of exchange. Money is a medium of exchange. In olden days, it was a barter system in which commodity, मेन पेज पे क्या है? खत्म हो गया क्या? हाँ, पेज इनको दे दीजिए लोग। हाँ, हो जाएगा। ठीक। barter system in which commodity has been exchanged exchanged for commodity. रिपीट कर देते हैं, रिपीट कर दीजिए। मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन ओल्डन डेज it was a barter system in which commodity, अगर वाज लिखे हैं तो हैड बीन लिखिएगा, इज लिखे हैं तो हैज बीन लिखिएगा। ठीक है, डिपेंड कर रहा है कि आप क्या लिखें। ठीक है, तो वाज बोले इसलिए कमोडिटी हैड बीन एक्सचेंज थ्रू कमोडिटी। ठीक है, there were there were certain limitations of barter system, like
the basic concept was commodity exchange for commodity. It was based on double coincidence of demand. Based on double coincidence of demand. It lacks a common unit of exchange. Okay? It lacks the system of future payments or deferred payments और deferred payment मतलब कोई फ्यूचर पेमेंट. जैसे दो तरह की एन्युटी होती है. आप लोग अगर ये इंश्योरेंस वगैरह में भी आप अगर सुनिएगा तो ये लोग नहीं, जो LIC वगैरह है इस तरह से, तो उसमें बोलते हैं ना कि एक डिफर्ड आपको पेमेंट मिलेगा, एक इमीडिएट इम्यूनिटी मिलेगी. नहीं, वो तो दूसरा आप चीज कर रहे हैं, वो तो अभी बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद. पहले इसको समझिए. डिफर्ड एन्युटी मतलब कि जो आपको एक सर्टेन टाइम के बाद आपको मिलेगा 5 ईयर, और एक इमीडिएट हो गया कि जैसे ही आपने पेमेंट किया नेक्स्ट मंथ से आपका स्टार्ट हो जाएगा. डिफर्ड मतलब क्या हो गया, फ्यूचर में आपको क्या मिला. तो इसमें ये लैक कर रहा था बार्टर सिस्टम में. हाँ हाँ. नेक्स्ट आगे लिखिए सी. इट लैक्स द सिस्टम ऑफ it lacks the system of storage and transfer of value and transfer of value. Yeah. नेक्स्ट आगे लिखिए. फॉर्म ऑफ मनी. मनी क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अब इसी में आगे लिख लीजिए कि मनी इज कॉमनली, मनी इज एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग which is commonly accepted as medium of exchange. It has been invented to overcome the difficulties, overcome the difficulties of the barter system of the exchange. Of exchange. Fiat money लिखिए, FIAT money. It is that money which is issued by order, which is issued by order. ब्रैकेट में लिखिए, authority of the government नेक्स्ट लिखिए फिड्यूसरी मनी. अभी जस्ट नाउ वी हैव सेड. तो फिएट मनी किसको कहें, जो अथॉरिटी या कोई ऑर्डर जैसे कि आपको दिया, तो जो ऑथराइज्ड है उसको, तो गवर्नमेंट क्या करी, उसको ये इंट्रोड्यूस किया, तो वो फिएट मनी का. लिखिए फिड्यूसरी मनी. हाँ, इट इज दैट मनी
which is accepted as a medium of exchange. Because of the trust between the payer and the payee. P-A-Y-E-E. पेयर किसको कहते हैं? जो पे करने वाला है। हाँ, हाँ, because of the trust between payer and pay. I promise to pay bearer to sum of amount जो है। हाँ, नेक्स्ट आगे लिखिए इसी में। फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी, है ना? इसमें लिखिए मनी वैल्यू इज इक्वल टू commodity value of money, of money. Okay, तो लिखिए क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी, money value of coins and notes greater than का आप ये बना सकते हैं, सिंबल भी बना सकते हैं, commodity value of coins and notes. नेक्स्ट देखिए फंक्शंस ऑफ मनी। क्या क्या फंक्शन से याद आ रहा है? पहले लिखिए प्राइमरी फंक्शंस, serves as a medium of exchange. Second लिखिए it is a standard unit of value. देखिए secondary functions, it is a standard of deferred payments. It is a standard of deferred payments. Next point, it is a store of value. Next, it facilitates transfer of value. Next, लिखिए supply of money. It is a stock concept. It refers to stock of money with public and people at a particular point of time. Next लिखिए stock of money. With the government
banking system of the country is not considered as part of money supply. Let's look at components of money supply. Components of money supply. Currency with public, demand deposits with commercial banks. Currency with public plus demand deposits with commercial banks plus other deposits with RBI. कहाँ तो छूट गया आप लोग का? डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इसमें ये समझने वाली बात है कि जो हम लोग मनी सप्लाई कहते हैं, गवर्नमेंट के पास जो पैसा वो हम नहीं इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं. इसके कंप्यूटेशन में हम क्या देख रहे हैं? एंटायर मनी ऑफ द इकोनॉमी इसको कहते हैं. तो अब देखिए इसी में आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या कह रहा है कि जो पब्लिक के पास जो करेंसी है, जो कॉइन्स है, वो हो गया, प्लस जो बैंकों में डिपॉजिट है डिमांड डिपॉजिट के तौर पर या टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट कह लीजिए, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इसी को कलेक्टिवली बोला जाता है मनी सप्लाई. गवर्नमेंट वाला पैसा नहीं है, स्टॉक ऑफ गवर्नमेंट नहीं. समझ में आ रहा है? अब इसमें अलग अलग जो है वो बने हुए हैं, जैसे M1, M2, M3, M4, ये हम डिटेल में और आप लोगों को बता देंगे. जैसे कि नैरो मनी हो गया, एक ही दिन में सब तो ज्यादा हो जाएगा. फिर उसके बाद से मनी सप्लाई, ब्रॉड मनी भी हो गया. फिर उसके बाद एक हाई पावर्ड मनी होता है, मनी मल्टीप्लायर होता है, M1 जो M इंटू H, वही जो कॉन्स्टेंट आपका जो दिया था. तो मल्टीप्लायर किसको कहते हैं? चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे.